ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बाजार में गिरावट बढ़ रही है। बैंक निफ्टी 1% नीचे आ चुका है। करीब 500 अंकों से ज्यादा की वीकनेस है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 174 अंक नीचे आ चुका है, 24,200 के नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वजह सिर्फ एचडीएफसी बैंक तो थी ही वैसे सुबह से, क्योंकि वहां पर हम गिरावट देख ही रहे थे। लेकिन अब दूसरे जो स्टॉक्स हैं हेवी वेटेज वाले, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी बढ़ते हुए नजर आ रही है। इंश्योरेंस, दूसरे अन्य फाइनेंशियल स्पेस, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ओएनजीसी, एनर्जी स्पेस, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि वीकनेस थोड़ी बढ़ रही है। एचडीएफसी बैंक तो वीक था ही, लेकिन अब ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी वीकनेस अब गहराती जा रही है। ये क्या सुमित जी, आप एक्सपायरी के पहले का इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि एक छोटा कारोबारी सत्र भी है ये वाला। गुरुवार को तो ट्रेडिंग हॉलिडे होगा 15 अगस्त के मौके पर, तो उसके पहले ही हम एक्सपायरी भी देखेंगे। इसके अलावा ग्लोबली भी कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, यूएस की तरफ से कुछ आंकड़े भी आने वाले हैं, तो क्या उसके पहले की नर्वसनेस है? यही चीज को बोल सकते हैं। देखिए, सस्टेन नहीं हो रहा हमारा मार्केट, वही सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है। और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 23,200 ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है तो फिर यहाँ पे और भी डीपनेस आ सकती है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल ये पिछला जो लो है अगेन वही सेम रीटेस्ट हो सकता है। और अगर कहीं पे भी जो यूएस के 3 डेटास आने वाले हैं, अगर उनमें कोई भी नेगेटिविटी दिख रही है तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो और डाउन साइड जा सकती है। देखिए, ऑलरेडी अभी आप देखेंगे तो हमने 24,200 पे डिस्कस किया था। अब डे लो पे ट्रेड हो रहा है 24,150 के करीबन। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकती है। तो जिनके पास अगर कोई भी लॉन्ग के सौदे खड़े हैं, आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिए अपनी जो ट्रेड्स हैं। केवल एचडीएफसी बैंक पर पूरा ब्लेम नहीं डाला जा सकता, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो सुबह से ही नीचे है। इनफैक्ट वहां पर थोड़ा रिकवर भी हुआ है स्टॉक निचले स्तरों से। लेकिन हम देख रहे थे कि ग्लोबल मार्केट को अभी हमने बिल्कुल देखना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पर कुछ इवेंट्स थे नहीं, एकदम स्टेबल कारोबार हो रहा था। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में कुछ बड़े यहाँ पर की पॉइंट्स आने वाले हैं। और जिस हिसाब से हम देख रहे थे ग्लोबल मार्केट वॉलेटाइल हो रहे थे, छोटे छोटा नंबर्स पे एक बड़ा रिएक्शन दे रहे थे, ये उसके पहले का एक नर्वसनेस यहाँ पर हो सकती है बाजार में। और एक्सपायरी तो है ही, एक्सपायरी भी होने वाली है। उसके पहले भी हम देख रहे हैं कि बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है और गिरावट बढ़ते हुए जा रही है। निफ्टी में अगर देखेंगे तो करीब 40 से ज़्यादा स्टॉक्स अब लाल निशान में आ चुके हैं। तो मार्केट थोड़ा वीक इस वक्त नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी अब धीरे धीरे 600 अंक कमज़ोर हो चुका है। 50,000 के नीचे, ये एक अपडेट आपको दिखा देते हैं, 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी फिसल चुका है। दिन के निचले स्तर पर बाजार बेहद ही कमजोर मार्केट इस वक्त नजर आ रहा है। इस बीच हिंडाल्को को भी नतीजे आपके स्क्रीन पर क्विकली वो ले लेते हैं। नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। मुनाफा 3,074 करोड़ का है। और आई भी देखेंगे तो वहां पर भी बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को फ्लैट कारोबार कर रहा है इस पर इस बीच। लेकिन चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, आईपीओ कॉर्नर। और टर्न की प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस में दिग्गज कंपनी इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ 19 अगस्त को खुल रहा है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, साथ ही कंपनी का करेंट ऑर्डर बुक साइज क्या है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी अरविंद नंदा और डायरेक्टर गौतम सूरी जी मौजूद हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है शो पर। पहला सवाल होगा, आप ये जो रकम आप जुटा रहे हैं, करीब 200 करोड़ आप जुटा रहे हैं इस फ्रेश इशू के जरिए, क्या इस बता सकते हैं कि जो भी रकम आप जुटाएंगे उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? अरविंद जी, पहला सवाल आपसे होगा। आपका क्वेश्चन जो है, 200 करोड़ जो हमारा प्राइमरी इशू है कंपनी के लिए, उसमें से हम 55 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश में हम नया प्लांट लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के लिए। उसका पहला फेज हमने इंटरनल रिसोर्सेज से लगाया है। सेकंड फेज जो आ रहा है उसमें 55 करोड़ का खर्चा है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आंध्रा प्लांट में जाएगा। 55 करोड़ रुपया ही हमारा वर्किंग कैपिटल, जो अगले सालों में 1-2 साल में हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और हम लोग अभी तक डेट फ्री रहे हैं, हमने कभी कर्जा नहीं लिया कंपनी में बहुत सालों से। हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही चलें, तो इसलिए 55 करोड़ रुपया हम वर्किंग कैपिटल के लिए रेज कर रहे हैं।
20 करोड़ रुपया हम लोग जो हमारे अभी ऑलरेडी फैक्ट्रियां चल रही हैं, 3 मेन फैक्ट्रियां हैं हमारी जो चल रही हैं, उनमें थोड़ा हमको नई मशीन्स, नए तरीके अडॉप्ट करने हैं थोड़े से, सो दैट प्रोडक्टिविटी इन तीनों प्लांटों की बढ़ जाए। उस पर हम 20 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। 10 करोड़ रुपया हम अपने जो IT सिस्टम्स हैं हमारे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो उसकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिससे हम अपने ग्राहकों को बेटर सर्विस दे सकें, उनको फास्टर सर्विस दे सकें, अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और अपनी प्रोडक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम 10 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं। और बाकी जो हमारा अपना जनरल पूल है वो बाकी उसमें जा रहा है, और जो IPO के खर्चे हैं। बहुत बेहतर अरविंद जी। गौतम सर, मेरा सवाल आपसे है, जो 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जरा बताइए कि इसमें कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं? बल्क ऑफ द सेल तो एवरस्टोन कैपिटल की है, वो हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं बहुत सालों से, तो वो जा रहे हैं बाहर। और आई थिंक कोई 14 हमारा कोई 44 लाख शेयर OFS में है, जिसमें से 18 लाख शेयर उनके हैं, एवरस्टोन के हैं, और बाकी प्रमोटर्स ग्रुप्स सेल कर रहे हैं। बट इवन आफ्टर द इशू promoters will have more than 60% of the company, so we still have controlling interest and we are very much in there. अरविंद जी, आपकी करंट ऑर्डर बुक वैल्यू कितनी है और आने वाले समय में आप वहां पर किस तरीके से वृद्धि देख रहे हैं? हमारा अभी एज पर RHP हमारा 1000 करोड़ से ऊपर ऑर्डर बुक है पहली अप्रैल को। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में बहुत लंबी ऑर्डर बुक नहीं होती है, 8-9 महीने की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बड़े ऑर्डर भी 8-9 महीने में समाप्त हो जाते हैं और सप्लाई करके हमको मटेरियल देना पड़ता है अपने ग्राहकों को। वो बहुत ज़्यादा लंबे पहले या बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं। तो ये 1000 करोड़ हमारा 8-9 महीने में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और हर महीने हमारे नए ऑर्डर बुकिंग हो रही है और ऑर्डर बुकिंग बहुत तेज़ी से चल रही है मार्केट में। तो हमारे को कोई फिक्र नहीं है आगे जाने का, क्योंकि अभी ऑर्डर ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं और हम थोड़े से स्लो हैं इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट और लेने में, तो इसमें कोई कमी नहीं है आगे चलने में। अगला सवाल आपसे ही होगा। हमें बताइए कि आने वाले समय में अपने बिजनेस के की ग्रोथ जो ड्राइवर्स हैं उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, कहां पर फोकस होगा? जैसे आप देख रहे हैं कि आई थिंक हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की सबसे बड़ी यूज़र है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारे को आती है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, क्योंकि फैक्ट्री सबको जल्दी लगानी है, अच्छी लगानी है और सेफली लगानी है। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर डाल रही है। PLI स्कीम में बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है, हर सेक्टर में PLI स्कीम आ रही है। PLI स्कीम के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जैसे China Plus 1 है, इंडिया कोशिश कर रही है कि अपनी सप्लाई चेन में हम लोग उसका हिस्सा बने, और कई ट्रेड पैक भी गवर्नमेंट साइन कर रही है। और कई कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है उसमें भी वो लोग हिस्सा लें। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार ने भी बहुत सारे कदम लिए हैं, लेकिन वैसे जो हिंदुस्तान में बाहर की कंपनियों में रुचि आ रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इंडिया की मिडिल क्लास बढ़ रही है, इंडिया की रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं, और सरकार के सपोर्ट के साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आके अपने प्लांट लगा रही हैं, हिंदुस्तान के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी। तो ये सारी स्कीम जो अगर हम इनको इकट्ठे मिलाएं तो इनमें बहुत ही ज़्यादा डिमांड आने वाली है आगे सालों में। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद जी आपका। इसके साथ ही गौतम सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले IPO के लिए भी आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। हमने समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये तो तमाम आईपीओ की, और इसके बारे में आगे भी हम खास विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे आईपीओ कॉर्नर में। मैनेजमेंट से तो चर्चा हो गई। बाजार में जो है वो गिरावट इस वक्त गहराती हुई, लेकिन इस गिरावट भरे बाजार में भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेहतर ट्रेंड्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हीं में से इस वक्त देखिए एमएमटीसी को आपके सामने लेकर आएंगे। आप देखिए लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी एमएमटीसी में इस वक्त नज़र आ रही है। 6 वॉल्यूम के साथ कारोबार इस वक्त एमएमटीसी में नज़र आता हुआ। इसके अलावा लंबे समय से प्राज इंडस्ट्रीज़ पर चर्चा नहीं हुई है, प्राज इंडस्ट्रीज़ को भी फोकस में लाएंगे। सुमित जी, प्राज इंडस्ट्रीज़ और एमएमटीसी, इन दोनों पर ज़रा बारी बारी से नज़रिया दीजिए। एमएमटीसी पहले। जी प्रशांत जी, देखिए बिल्कुल एमएमटीसी में काफी अच्छी एक रैली आई हुई थी 80 to 130। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 सेशन में स्टॉक ने हाई बनाया था, तो स्टॉक उसके बाद ओवर बॉट टेरिटरी में चले जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली जो अगर जो स्विंग को आप मेजर करेंगे तो इट हैज टेकन अ सपोर्ट ऑफ फीबो 38.2, जो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो बिल्कुल अगर स्टॉक में ये कल का लो ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर हमें लग रहा है कि ये पिछले हाई को टच हो सकता है और एक राउंड बॉटम कैंडिडेट हो सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप 95 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 105 106 के क्रिएट की जा सकती है, सो टारगेट विल बी 130, स्टॉप लॉस 95। दूसरा, प्राज इंडस्ट्रीज, एक डिस्क्लेमर के स्टार्ट करूंगा। कल के सेशन में भी हमने क्लोजिंग शो जो हुआ था वहां पे रिकमेंड किया हुआ था प्राज इंडस्ट्रीज, और एज पर द एडवाइजरी सर्विस हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कल किया हुआ है 708 पे। तो अगर किसी को अभी भी पोजीशन बनानी है, बिल्कुल स्टॉक में काफी अच्छा एक मोमेंटम है, आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 650 का, टारगेट रहेगा 825 एंड 866। तो ये है नजरिया प्राज इंडस्ट्रीज और एमएमटीसी पर इस वक्त सुमित जी की तरफ से आता हुआ। हमने इंडाल्को के जो नतीजे हैं उनको भी एड्रेस किया था। इस वक्त फोरम ज़रा मैं आपके पास आना चाहूँगा। हिंडाल्को हालांकि फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, नतीजों का कुछ खास इम्पैक्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। बताइए फिर भी क्या रणनीति होनी चाहिए? हिंडाल्को में हम एक ज्यादा अभी फिलहाल रिएक्शन नहीं देख रहे हैं रिजल्ट का, पर मेरे हिसाब से एक सपोर्ट है 600 का, वहां पे स्टॉक प्राइस स्टेबल हो सकता है। एक बेस फॉर्मेशन फिलहाल अभी बन रही है। थोड़ा सा हिस्टोरिकली बात करें तो पहले स्टॉक प्राइस अगर ये साल में 1 जनवरी को इसका रेजिस्टेंस था 617, वहां से लेके अप्रैल तक स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। फाइनली एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाके टारगेट अचीव हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक कंसोलिडेशन में रह सकता है। जब तक 600 का लेवल है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग होल्ड कर सकते हैं जिनके पास भी हिंडाल्को है। फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी अवॉइड करने के लिए कहूंगी। की सलाह नहीं है। जिनके